बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की आज सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते तक इसके केस के दोबारा सुने जाने के हवाले से तारीख तो दे दी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बाइंडिंग की अटॉर्नी जनरल के ऊपर कि पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी इस केस के हवाले से कार्रवाई हुई है उसकी पार्लिमानी रिकॉर्ड को कल तक जो है वो लास्ट टाइम है, डेडलाइन है, पेश कर दिया जाए। साथ ही साथ हुकूमत ने यह तय किया है कि वो पार्लियामेंट का या पार्लिमानी रिकॉर्ड जो है वो किसी सूरत भी इस केस के हवाले से अदालत के हवाले से यानी सुप्रीम कोर्ट के हवाले नहीं करेगी। ये सारा मामला किस जानिब बढ़ है, अब होगा क्या, एक तो इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं उनके हवाले से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उसने उनके तमाम असासाजात समेत जितने भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड है इसके हवाले से तमाम तर चीज़ें जो हैं एसेट्स के हवाले से वो तमाम की तमाम जो है वो तलब कर ली हैं। साथ ही साथ ISPR का एक बयान जो है उसको भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। थोड़ी देर पहले ISPR की जानिब से जारी किया गया, जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब के हवाले से उनका कहना था कि जो और जिस किस्म के इल्ज़ामात वो लगा रहे हैं पाकिस्तान फ़ौज के सीनियर जनरल के ऊपर, ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं, बेबुनियाद वो इल्ज़ामात हैं। इन इल्ज़ामात के हवाले से इदारा अपनी कानूनी चाराजोई करने का हक़ रखता है, उसको भी आज डिस्कस करेंगे। तौहीन पार्लियामेंट बिल जो है वो पेश किया गया है, यानी कि पार्लियामेंट की तौहीन हुई है और उस बिल के मंदरजात की जो तफसीलात सामने आई हैं उसमें अभी तक जितने भी अराकीन हैं पार्लियामान के, अगर यहाँ पार्लियामान से बाहर वो यकीनी तौर पे अगर तो किसी भी सूरत ऐसा कोई एक्ट करते हैं जिससे पार्लियामेंट की तौहीन होती है तो उसमें उनको अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है, उनका ताल्लुक हुकूमत से हो या अपोजिशन से हो। इस हवाले से भी आज प्रोग्राम के अंदर बातचीत करेंगे, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें शोएब शाहीन साहब, सीनियर कानूनदान हैं। वेलकम टू द शो शोएब साहब। सर, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से बात करें। सुप्रीम कोर्ट में आज इस केस के हवाले से समाअत हुई। गवर्नमेंट ने तय कर लिया किसी सूरत के अंदर उन्होंने पार्लिमानी रिकॉर्ड नहीं देना। कल की डेडलाइन चीफ जस्टिस साहब दे चुके हैं। थोड़ी सी अगर हमारे नाज़रीन को आसान फहम सरल अल्फाज में बता सकें कि अदालत ने हुक्म दिया, अब कल उस पर अमल नहीं होता, हुकूमत पाकिस्तान यानी जो सिस्टम रन कर रही है वो कहती है हमने नहीं देना, क्या होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये तो अनप्रेसिडेंटेड किस्म की हरकतें करने जा रहे हैं पीडीएम की जमातें और ये इत्तेहादी जो भी हुकूमत चल रही है। ये हो नहीं सकता कि जब भी कोई एक्ट चैलेंज होता है या कोई लॉ चैलेंज होता है तो हाई कोर्ट भी इवन तलब कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट तो करती है और हर जमाने में हुआ है कि इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकिंग अथॉरिटी देखनी होती है कि उनका क्या मकसद था, कि जो इस कानून को बनाने में जो बहस व तमीज़ हुई वो क्या था, उनकी इंटेंशन क्या थी। वो तो नज़र आ रही है कि उन्होंने जजेस को मिलाइन किया था, उनके कंडक्ट को डिस्कस किया था, आर्टिकल 68 की वायलेशन की थी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की थी। अब वो डर रहे हैं इस बात पे कि अगर वो जो धुआंधार तकरीरें करने वाले लोग थे वो उनका रिकॉर्ड ज़ाहिर जब सामने आएगा, एक तो उससे ये नज़र आएगा कि ये जो बिल बनाया गया है ये उस बदनीयती से बनाया गया, उस नीयत से नहीं बनाया गया कि कोई इस्लाह की जाए। बेसिकली फसाद की नीयत से, कंटेम्प्ट की नीयत से और तौहीन अदालत की नीयत से बनाया गया कि अदालत के पर काटे जाएं, अदालत को डाउनग्रेड किया जाए, उनको मेलाइन किया जाए, उनको स्कैंडलाइज किया जाए। तो फिर जब इस नीयत से बनाया हुआ कानून होगा तो उसकी क्या वैल्यू होगी, नंबर 1। नंबर 2, ज़ाहिर है उनकी जब तकरीरें सामने आएगी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो फिर एस्टैब्लिश्ड है, फिर तो कोई दूसरी बात ही नहीं है कि उसका क्या वो जवाब देंगे कि हमने नहीं कहा। फिर तीसरी बात यह है कि अगर नहीं करते हैं तो ज़ाहिर है ये भी एक उनके खिलाफ एक वन ऑफ द रीजन होगी उनके खिलाफ प्रोसीड करने का, चूँकि आर्टिकल 69 की प्रोटेक्शन जो है पार्लिमानी प्रोसीडिंग्स को, वो उस वक्त तक हासिल है कि जब कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ना करें या कोई इलीगल बात ना करें या कोई इलीगलिटी या अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी उसमें ना हो। जब आपका सारा एक्ट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, आपकी तकरीरें भी कंटेम्प्चुअस हो, आर्टिकल 68 की भी वायलेशन हो, आर्टिकल 204 की भी वायलेशन हो, आर्टिकल 190 की वायलेशन हो, आर्टिकल 224 की वायलेशन हो, आर्टिकल 220 की वायलेशन हो, ये सारी वायलेशन करके अगर आप ये कहें कि पार्लियामान में हमें पार्लियामान बड़ी मुकद्दस है, आइन को हम नहीं मानते, करारदादों के जरिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलीफाई कर दिया, करारदादों के जरिए आइन को तरमीम कर दिया आपने, प्रैक्टिकली ये हो नहीं सकता। जो कुछ इन्होंने किया है उसको उनको भुगतना पड़ेगा और उसके लिए नेचुरल बात है कि अगर वो नहीं देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास बड़ा ईजी वे है, पूरे मीडिया में चला है, सारे मीडिया हाउसेस के पास है, सबको कह देंगे कि जस्टिस के पास, पैमरा को कह देंगे कि सारा रिकॉर्ड लेकर आ जाए, सब इदारों को कह देंगे कि आप रिकॉर्ड लेकर आए, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान के पास रिकॉर्ड होना है और वो घंटे में सारा, चूंकि लाइव ये तकरीरें चली हैं, ये कोई ये तो नहीं है ना कि उनके पास रिकॉर्ड है। इस चीज़ का इदराक क्या हुकूमत को या नुमाइंदगान को नहीं होगा अगर हम नहीं देंगे, हम कंटेम्प्ट के इस मामले के अंदर भी जिम्मेदार तो ठहरेंगे ही, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन तो पैमरा या चैनल से वो ले सकते हैं, देन व्हाई दे आर होल्डिंग इट बैक?
बस वो देखें, इशू क्रिएट कर रहे हैं कि जितना लंबा हो सके उतना हम इसको लेंथी कर सकें, हम किसी तरीके से एक ऐसी कैफियत पैदा कर सकें कि जनाब देखो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारे खिलाफ लगी हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा किया है, जुडिशियल रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। मेरा ख्याल है कि अब हद बढ़ गई है और अब इनको तमाम उन लोगों को जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को स्कैंडलाइज किया, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बातें की, जिन्होंने तकरीरें की, हर एक के खिलाफ एक्शन होगा और वो एक्शन होना भी चाहिए। इसलिए कि देखिए ना, 3 ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास। एक ये है कि वो कह दें जैसे मुज़ाकरात हो रहे थे कि जी आए आप मुज़ाकरात के जरिए इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालें, वो तो ज़ाहिर है नाकाम हो गया, खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन ये है सुप्रीम कोर्ट कहे कि जी ठीक है जी, हमने एक आईनी फैसला दे दिया है, हमने रूल ऑफ लॉ के लिए, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने एक फैसला दे दिया है। रियासत, रियासती इदारे, इस्टेब्लिशमेंट हमारे मुल्क की, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पार्लियामान उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो घर बैठे हुए हैं। उस सूरत में फिर क्या होगा कि जो 22 करोड़ अवाम के हुकूक की मुहाफिज है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो फिर अगर अपने जजमेंट इंप्लीमेंट नहीं करा सकती ताकतवर तबकों और हल्कों के खिलाफ, तो फिर क्या होगा? फिर आम आदमी जो उनके ऊपर एक ट्रस्ट करके उनके पास जाता है, तो वो फिर किसके पास जाएगा? नेचुरली उसके पास तो फिर कोई ऑप्शन नहीं होगा सिवाय इस बात के कि वो फिर मायूसी की कैफियत हो और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक तरह से ट्रस्ट डेफिसिट हो जाए। और मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई कैफियत होगी, और या सुप्रीम कोर्ट इसको अलाउ करेगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो ट्रस्ट है वो पब्लिक एट लार्ज का वो खत्म हो जाए। अब आखिरी ऑप्शन ये बचता है कि एग्जीक्यूशन के लिए या कंटेम्पचुअस, जिन्होंने ये वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, जिन्होंने तौहीन अदालत भी की है और तौहीन आइन भी किया है, क्योंकि आर्टिकल 224 ये कहता है 90 डेज में इलेक्शन होंगे, आर्टिकल 220 ये कहता है कि तमाम इदारे जो है फैसिलिटेट करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आर्टिकल 190 ये कहता है कि जो भी इदारे हैं वो सारे इन 8 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ रहे सर चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो खिताब भी किया कल परसों, और उसका खासा सोशल मीडिया पे भी जिक्र हो रहा है, चैनल्स के ऊपर भी हो रहा है। उसके हवाले से भी मैं चाहता हूँ कुछ चीज़ें मैंने आपसे पूछनी है। फिर ये जो पार्लियामेंट की तौहीन वाला जो एक बिल पेश किया गया, इसके हवाले से भी चीज़ें जाननी है। मेरे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़फ़र हिलाली साहब, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो हिलाली साहब। सर खैर है, आप जानते हैं, सबके सामने है, कौम के सामने है, खासे टेंस हैं जो होते चले जा रहे हैं। 14 तारीख बहुत करीब है, सुप्रीम कोर्ट जो कह सकती थी वो कह चुकी है, हुकूमत अपनी पोजीशन जो ले सकती थी वो ले चुकी है, मुज़ाकरात जारी हैं। देयर इज़ नो सोल्यूशन दैट वी सी कमिंग टुवर्ड्स जो इलेक्शन की तरफ लीड कर सके। कैसे एनालाइज करते हैं सारी सूरत हाल को सर आप? मेरा ख्याल है कि अगर पब्लिक निकल आए तो फिर ये एक फिर हो सकता है कि इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए, थोड़ा सा इसका भी इम्कान हो सकता है। अगर बुरे तरीके से निकल आए, वायलेंस हो, तो मार्शल लॉ भी हो सकता है। एक चीज तो पक्का है ना, इलेक्शंस नहीं होने हैं, नहीं होने इलेक्शन, और इलेक्शंस थोड़े देर के लिए नहीं, मैं तो समझता हूँ 2-3 साल तक नहीं होंगे। अच्छा, ये कि आज आपने वो एक IFCR का भी सुना होगा, जी 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 हुआ है जी जी, तो उससे क्या महसूस होता है? उससे महसूस ये होता है ना, सोसाइटी में बहुत डिविजन्स हैं और इस किस्म के, और नतीजा वो इलेक्शन का जो 1 साल से हमारे पीछे यही बात है ना, क्यों नहीं हुआ इलेक्शन 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद? इसलिए कि नतीजा जो था वो इन लोगों के लिए ठीक नहीं था, कुछ लोगों के लिए जब भी। तो जब तक वो सूरत हाल है तो फिर क्यों होंगे इलेक्शन? अगर वैसे उनको परवाह नहीं था तो पहले ही हो जाते। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, आप माशाल्लाह इंटरनेशनल मामलात को भी काफ़ी ज़्यादा स्टडी करते हैं, ये फरमाएं कि IMF ने आज जो ये 17 तारीख तक तो उन्होंने पाकिस्तान को कॉज लिस्ट से निकाल दिया, कोई मुज़ाकरात नहीं, मज़ीद बातचीत नहीं हो रही, और जो पैसे हमारे अकाउंट में क्रेडिट होने थे वो खैर अभी तक नहीं हो सके। हमने मज़ीद 1 अरब से ज़्यादा फाइनेंस की रिक्वेस्ट की, वो भी उन्होंने एंटरटेन नहीं की। और जो इन्फॉर्मेशन ज़राए से आती है, मुख्तलिफ चैनल्स पर रिपोर्ट हो रही, वो ये कहते हैं कि जिन हमारे कंट्रीज़ ने वाउच किया था कि जी ये लोग या इनके बिहाफ पे हम पैसे पे करेंगे, उन्होंने उस आर्गूमेंट भी बाय नहीं किया। कल चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने जो बयान जारी किया, आपने सुना हो, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि किसी सूरत के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसके होते हुए चीज़ें यहाँ बेहतर नहीं हो सकती। सो इंटरनेशनल मॉनेटरी कोई जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या ममालिक हैं, वो अब तकरीबन खुला के बोल रहे हैं तो हुकूमत को या सिस्टम को या इसको चलाने वालों को इदराक नहीं है कि भाई अगर यूं ही चलता रहा मामला तो वी विल स्टैंड नोवेयर, वी नीड मनी इन ऑर्डर टू रन द कंट्री। तो आप ऊपर प्रेशर डल रहा है,
ये एक जबरदस्त मौका है अमेरिका पे कि आप पे प्रेशर डालें, और वो डाल रहा है, क्यों नहीं डाले? वो तो ऐसा मौका उनको फिर कभी मिलेगा ही नहीं, एंड टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ इट। और ये दूसरे मुल्क हैं जो कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है, अगर इन्होंने दिया है ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसलिए तो नहीं है कि वो जो मुल्क हैं हम जानते हैं वो कौन है और उनकी क्या रिलेशनशिप होती है अमेरिका के साथ। देखिए, कहने की बात ये है कि आप यू आर इन अ फिक्स, और जो लोग आपको इस फिक्स में लाए हैं, ये फिक्स में आप लाए गए हैं, ये फिक्स में आप, ये नहीं है कि आप एकदम एक दिन उठे और आपने सोचा हो मैं एक फिक्स में आ गया। नो, यू हैव बीन ब्रॉट टू दिस फिक्स केयरफुली और विद हेल्प, माफ करिए, ऑफ पीपल एट होम। तो मैं समझता हूँ कि अब आप तो बेसिक डिसीजन लेने होंगे किसके साथ खड़े हैं और क्या आवाम क्या करेगी। आवाम को भी सब सोचना चाहिए, निकलेगी नहीं निकलेगी, बैंकरप्सी होगी, इमरजेंसी होगा, मार्शल होगा, क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, क्या होगा। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। शोएब शाहीन साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो तौहीन पार्लियामेंट वाला बिल एक पेश किया गया है, पार्लियामान में से इस वक्त जितने भी बिल आ रहे हैं उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की ज़ाहिर ओपिनियन, वी अंडरस्टैंड दैट, बट क्या आपके ख्याल से कोई ऐसा मुमकिन तौर पर इस बिल के बाद प्लान हो सकता है कि बड़े लेवल के ऊपर कोई कार्रवाइयाँ हों, कोई गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं जब ये बिल पास हो जाएगा और एक शक्ल इख्तियार करेगा जिसमें एक्सरसाइज किया जा सकेगा इसमें जो पावर्स दी गई हैं आइन और कानून के मुताबिक? क्या लगता है आपको? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब बिल कोई पास होता है और उसकी जब सजा व जजा उसमें मुकर्रर होती है तो वो उस तारीख से लागू होता है जिस तारीख को वो एक्ट ऑफ द पार्लियामान बनता है। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 जो है वो प्रीवियसली तो किसी चीज़ पे आप इतलाक नहीं करेंगे ना। मसलन आज आप एक फैसला करते हैं पार्लियामान कि जो चोरी करेगा उसकी सजा हम सजाए मौत दे देंगे, तो उसका ये मतलब तो नहीं ना कि जिसने माजी में भी चोरी की है उसको सजाए मौत दे देंगे ना। जिस दिन लागू होगा कानून उस तारीख से उसका इफेक्ट आएगा। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो इनको तौहीन पार्लियामान याद आ रही है उनसे पूछा जाए कि एक तौहीन अदालत का कानून है और इस वक्त आइन में मौजूद है। आप तो सब लेजिस्लेशन कर रहे हैं ना, एक्ट बना रहे हैं। आर्टिकल 204 ये कहता है कि आप किसी जज की तौहीन नहीं करेंगे और अगर करेंगे तो उसकी सजा है। और आइन कहता है आर्टिकल 68 जिसको 2/3 मेजॉरिटी से बनाया हुआ है, जिस जो कहती है पार्लियामान के हम आइन बनाने वाले हैं, तो उस आइन की पाबंदी उस पार्लियामान के मेंबरान पे भी है। तो वो जिस अंदाज की उन्होंने तकरीरें की हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस ने जो गुफ्तगू की है और जिस तरह जलसों में बातें की हैं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाया है, उसकी तज़हीक की है, उसको स्कैंडलाइज किया है, उसको मेलाइन किया है, उसको प्रेशराइज किया है, उसको ब्लैकमेल किया है, मुझे ये बताएं कि उनको अखलाकी तौर पर तौहीन पार्लियामान बनाने का कोई कानून बनाने की है उनको कोई एहसास कि उन्होंने खुद क्या किया है? और ऐसी पार्लियामान जो चंद हफ्तों की मेहमान है, बल्कि मेहमान भी नहीं, वो इनकम्प्लीट है, और ऐसी पार्लियामान जिसके ऊपर पब्लिक एट लार्ज का कोई ट्रस्ट नहीं है, जो कि आइन ये कहता है कि उमूर ममलिकत जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए ही अंजाम पाएंगे। आज आपका पंजाब और आज आपका KPK अनइलेक्टेड लोगों के हाथों में है और वो भी 90 डेज उनके गुजर गए हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनली वो बैठे हुए हैं। तो उनका क्या स्टेटस है सर? अब वो जिस तरह सिस्टम रन कर रहे हैं और फैसले ले रहे हैं, तबादले तकर्रुर या ना जाने क्या क्या हो रहा है, बजट्स भी बहुत सारे इधर उधर हो रहे हैं, व्हाट इज द स्टेटस और आगे क्या उसके ऊपर आइन और कानून बजट इलेक्टेड लोगों के अलावा कौन पेश कर सकता है? किधर है असेंबली जिसने पास करना है? किधर है आइन? तो बात यह है कि ये तो सारा काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बस बैठे हुए हैं बदमाशी के जोर पे। ये सुप्रीम कोर्ट का काम है कि इस पे वो एक्शन लें, इनको सेटिसाइड करें, इनके सारे आर्डर्स मंसूख करें, क्योंकि इनकी तो तैनाती ही 90 डेज के लिए थी और इलेक्शन के पर्पसेस के लिए। अब चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया, जो आप ये बात कह रहे हैं, उन्होंने भी ये बात फरमाई और कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन विद इन 90 डेज इज ड्यूटी नॉट चॉइस। जो ये खिताब अभी प्राइवेटली किसी जगह पे कर रहे थे, तो वो भी ये बात कह रहे हैं, लेकिन मान ही नहीं रहा कोई सर। जिसने मानने वो रियासत है और हुकूमत है, वो अमल ही नहीं कर रही। देन व्हाट? देखिए, बदकिस्मती है ना कि हमारे मुल्क की, जैसे आपने चाइनीज एम्बेसडर की भी बात की, तो अगर वाकई हमारे रियासती इदारों को, हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट को, हमारी पार्लियामान को, हमारे मुख्तदर तबकों और सियासतदानों को अगर ये एहसास नहीं है
तो ये जरा सा पीछे चले जाए, 1968, 69, 70 में चले जाए, 71 में चले जाए। जिसने 160, 168 सीटें ली उसको तो आपने इख्तिदार नहीं दिया, आपने 86 वाले को इख्तिदार, 81 वाले को इख्तिदार दे दिया, और फिर आपने वहां इजलास रख के उसको मौखर कर दिया। आपने अपने ही लोगों को गद्दार डिक्लेयर करके उनके खिलाफ जंग शुरू कर दी। क्या अंजाम हुआ आज आपका मुल्क का? और आज जो हमारी जो फौज है, क्या ये हमारे मुल्क की फौज नहीं है? क्या अगर इमरान खान ने किसी शख्स पे इतराज लगाया है, इल्जाम लगाया है, तो उसकी तहकीक किए बगैर आप कैसे उसके हक में खड़े हो? वो भी एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, इमरान खान एक बहुत बड़ी पोलिटिकल पार्टी का सदर चेयरमैन है। तो अगर उसने एक इल्जाम लगाए हैं किसी शख्स के ऊपर, तो उसको साइड पे करें सबसे पहले, और उस इल्जाम की तहकीकात करें किसी इंडिपेंडेंट फोरम से। ये तो कोई नहीं हो सकता कि आपके ऊपर कोई इल्जाम आए और पूरा इदारा उसके हक में खड़ा हो जाए, जिस तरह मुशर्रफ के हक में खड़ा हो गया था, ठीक है, जिस तरह का कंडक्ट शो किया गया। मेरा नहीं ख्याल कि इससे पब्लिक एट लार्ज में आपका ट्रस्ट में इजाफा होगा, आपके ऊपर एतमाद में इजाफा होगा। आज भी अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर कब समझेंगे? आज आपका बदतरीन माशी ब्रेक डाउन हो चुका है। आपके पास क्या पोजीशन बाकी है? लाली साहब बैठे हुए हैं, मेरे से ज्यादा बेहतर इन चीजों को समझते हैं, मुझे तो ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, आइन की पामाली जो इस वक्त हो रही है, ये माशाल्लाह के जमाने में भी नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर। मैं आता हूं आपकी तरफ। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो सर। सर, आइन कानून की बालादस्ती, उसके ऊपर अमल करना और जिन्होंने अमल कराना है उनके बयानात का सामने आना, परेशानी ही परेशानी है। ये किस डायरेक्शन के अंदर से चीज़ें जा रही हैं 14 तारीख में, बल्कि अब चंद दिन नहीं चंद घंटे ही कहना चाहिए वो बाकी रह चुके हैं, एंड देयर इज प्रैक्टिकली नथिंग ऑन द ग्राउंड। सर देखिए, 14 मई की जो तारीख है सर, वो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया उसका मुझे समझ में नहीं है, लेकिन बासूरत सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो हतमी फैसला है। 14 मई की डेट उन्होंने दे दी है, लेकिन जो हम देख रहे हैं फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड, उससे साफ पता चलता है कि 14 मई को तो किसी सूरत में इलेक्शंस नहीं हो सकते और ना होंगे। ना पैसे हैं इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन वैसे ही उसने एक पिटीशन फाइल की हुई है सुप्रीम कोर्ट के सामने और कहा है कि जी हम तो इलेक्शन नहीं करा सकते जो हालात है। जब इलेक्शन नहीं होंगे तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की हुक्मदुली होगी तो क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट? कंटेम्प्ट की कार्रवाई कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट यही कर सकती है कि फिर वो समन करे गवर्नमेंट को और कहे कि जी प्राइम मिनिस्टर को समन करे, सबको समन करे और कहे कि आपने मेरे ऑर्डर की हुक्मदुली की, इस वजह से हम आपको डिस्क्वालीफाई कर दें। ठीक है, डिस्क्वालीफाई कर दें, लेकिन ये वो जमाना गुजर गया। जो डिस्क्वालीफाई जिस जमाने में किया था यूसुफ रजा गिलानी को, वो जमाना और था और अब जो जमाना और है। अब तो कॉन्फ्रंटेशन चल रही है ना पार्लियामेंट में और कोर्ट अदालत में, तो इसमें अगर वो डिस्क्वालीफाई करेंगे तो रेजिस्टेंस होगी तो उसके बाद फिर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से PTI जो है वो खड़ी हो जाएगी, वो अपने लोग शहर में ले आएगी, शोर शराबा होगा, गहमा गहमी होगी, मार धाड़ होगी। जब ये सब कुछ होगा तो उसमें क्या होगा? लेकिन सर एक सवाल है, एक अर्ज है, वो ये है कि देखें 90 रोज़ में इंतखाबात वाली बात तो मैंने नहीं, आपने नहीं, किसी ने नहीं कही। वो किताब में लिखी है कानून की, जी इंतखाबात होने हैं। अब वो नहीं होते तो उसके लिए किसी एक अग्रीव पार्टी ने तो अदालत जाना है, वो जाती है तो अदालत इसके अलावा क्या आंसर कर सकती है? मतलब पैसों के हवाले से भी उन्होंने बैंकों की तफसीलात डाल ली, सिक्योरिटी के हवाले से जो इंटेलिजेंस के चीफ्स हैं उनको भी मिल लिया। आई मीन दिस इवेंचुअली हैज़ टू हैपन। नहीं, देखिए बात यहाँ ये नहीं है, यहाँ बात ये है कि आप इस चीज को समझने की कोशिश करें कि आइन में आज से नहीं कब से लिखा हुआ है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं, लेकिन 90 दिन के इलेक्शन जो होने हैं वो तो इलेक्शन कमिश्नर का काम है ना, वो सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो उस वक्त पिक्चर में आती है जबकि कोई आइन की किसी शिक के खिलाफ कोई काम होता है, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आती है। सुप्रीम कोर्ट खुद तो नोटिस नहीं देती कि जी आपने इलेक्शन नहीं कराया, क्यों नहीं कराया, आ जाइए आप हमारे सामने, ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन सो मोटो की अर्ज की गई थी सर लाहौर हाई कोर्ट में। बिल्कुल कोई बेसिस नहीं है, उसकी कोई बेसिस नहीं थी। उन्होंने सो मोटो नोटिस ले लेना चाहिए थी। ये अलग बात है कि अगर 90 दिन के बाद इलेक्शन नहीं होते तो यकीनन
जरूरी था कि अगर कोई पिटिशन फाइल करता कोई पार्टी कि देखिए जी 90 दिन में इलेक्शन नहीं किया तो ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेती। यहाँ सुप्रीम कोर्ट खुद एक केयर टेकर बन गई है, ओवरसीयर बन गई है, उसने कहा कि जी इलेक्शन कराने हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इज नॉट द रूलर ऑफ द कंट्री, सुप्रीम कोर्ट इज ओनली ए जुडिशियल बॉडी। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर लोग उसके सामने जाते हैं। तो अब ये मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट मेरी नजर में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट दे हैव ओवरस्टेप्ड देयर पावर्स और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। लेकिन बासूरत सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर हो गया तो वो फाइनल है और हतमी है, उससे इनकार नहीं हो सकता। उसको अगर करेक्ट करना है तो आपको उसके खिलाफ एक रिव्यू पिटिशन फाइल करनी है, जो कि पीडीएम ने नहीं की अभी तक। तो वो रिव्यू पिटिशन नहीं फाइल हुई तो वो सुप्रीम कोर्ट बेंच फॉर्मेशन वाला एतराज कहते हैं कि जी फैसला 3-2 का नहीं था। जो भी करें वो अपनी जगह पर वो सब चीजें ला करके वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकते थे, लेकिन नहीं रखा उन्होंने। ठीक है, और वो उन्होंने गलती की उसमें, ये उनके लीगल एडवाइजर्स की गलती है। उनको चाहिए था उनको रिव्यू पिटिशन फाइल करनी चाहिए। ठीक है सर, अब मेरे साथ रहेगा जफर हिलाली साहब। सर एक क्लैरिटी मैं चाहता हूँ, मैं तो कानून ना जानता हूँ ना समझता हूँ, बस जो पढ़ लेता हूँ उसके हवाले से क्वेश्चंस फॉर्मेशन कर लेते हैं या जो केसेस के अंदर चीज़ें चल रही होती हैं। आप आई एम श्योर बेहतर गाइड कर सकेंगे हमारे नाजरीन को भी। एक साइड सर है जो लीगल लॉ एक्सपर्ट्स की या उसके फहम फरासत की है, वो ये कहती है कि ये जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है, इसके ऊपर अमल होना चाहिए। On the same time, on the other side, same legal experts या with the same understanding, legal experts कहते हैं कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस तरह हमारे गेस्ट फरमा रहे हैं कि भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, केयर टेकर का रोल नहीं प्ले करना चाहिए अदालत को, या वो पंचायत वाला जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था अदालत को किरदार अदा नहीं करना चाहिए, ओवर स्टेप कर रही है अदालतें। क्या कहेंगे सर, आप किस साइड की बात माने हम? हिलाली साहब देखिए, मैं समझता हूँ कि किधर ओवर स्टेप के अफसोस से ये कहना पड़ता है कि उन्होंने ऑर्डर तो कर दिया है इलेक्शंस, मगर काश के वो ऑर्डर को फॉलो करते, फॉलो अप करते और इम्प्लीमेंट करते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इदारा है जो कोई उनको इनकार नहीं कर सकता। हमारा कानून कहता है कि जब वो पूछेगा तुम्हारी मदद तुमने देना ही है। तो अगर आपने इलेक्शन कराना है, आपने हुक्म तो दे दिया, मगर जब आपने देखा उस पर कुछ नहीं हो रहा है, और एक बच्चा भी आपको पॉलिटिकली नाइव बच्चा भी आपको बता देगा कि क्यों, हम सबको पता था कि इलेक्शंस नहीं होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट को भी पता था क्यों नहीं होंगे। और टू अटेंड टू दैट मिसचिफ द सुप्रीम कोर्ट को कहना था कि ये एक ऐसा केस है जिधर हमारा हुक्म काफी नहीं है, हमारा वी हैव टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन। अगर वो करते और वो समझते ये उनका फर्ज है, इन अदर वर्ड ना सिर्फ आप डिक्री करें कि जस्टिस होना चाहिए, बट यू सी दैट इट इज गिवन, इट इज सर्व्ड अप, तो फिर पार्लियामेंटेरियन कहते हैं पार्लियामान के मामलात के अंदर मुदाखलत ना करें, आप अपनी अदालतों का निजाम नहीं करें। नहीं, कानून के मामला, ये पार्लियामान का क्या मामला है यार? वो कहते हैं पार्लियामान ने तय करना इलेक्शन कब होने हैं। नहीं सॉरी, इलेक्शंस कब होने वो तो बहाने बना रहे हैं ना। ईसीपी तो कहता है पैसे नहीं है, दार साहब कहते हैं कि हमें पार्लियामेंट ने पैसे नहीं सैंक्शन किए, और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि कैबिनेट मेरे से एग्री नहीं किया। किसको आप पकड़ेंगे? व्हाट आर यू ट्राइंग, यू नो, हु आर यू गोइंग टू गेट? और मेरा अपना ख्याल है कि justice is to be had, then sometimes it has to be made sure it is had. और इस वक्त सबको पता था नहीं होगा, अभी भी मैं आपको कहता हूँ नहीं होगा। अभी क्या होगा? कौन आप समझते हैं कंटेम्प्ट में लोग जाएंगे? कौन जाएगा कंटेम्प्ट में? अगर ये गवर्नमेंट को आप निकाल देंगे तो सियासी शहीद हो जाएंगे। वो तो ये चाहते हैं 2 साल इमरजेंसी, 2 साल मार्शल लॉ, एनीथिंग लाइक दैट, वो तो सियासी शहीद हो जाएंगे। हम क्या करेंगे? ठीक है, मेरे साथ रहें सर। शोएब शाहीन साहब, सर ये फरमाइएगा, ये सियासी शहीद वाली जो इस केस में बातचीत हो रही है, जब से सुप्रीम कोर्ट ने इसको ज़रा एग्रेसिवली टेकअप किया मामले को, तब से हो रही है कि जी हुकूमत चाहती है हमें सियासी शहीद बना दिया जाए, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ या कभी ना कि कुछ आम अरकान के खिलाफ कोई कंटेम्प्ट की कार्रवाई हो जाए। ये फरमाएँ कि इसकी लीगैलिटी क्या है? मैं ये जानना चाहता हूँ। अगर जिस तरह 14 तारीख गुजर जाती है, जिस तरह जस्टिस साहब भी फरमा रहे हैं, जिस तरह हिलाली साहब भी फरमा रहे हैं, आई मीन अगला हुक्म भी कोई सुप्रीम कोर्ट दे देती है, उसके ऊपर भी वो अमल नहीं करते। वो कहते हैं जी आप डिस्क्वालीफाई, आप कल से ऑफिस में नहीं आइए, ऑफिस में आके बैठ जाते हैं। आई मीन लग तो यही रहा है, मतलब ये कहते वक्त पूछते वक्त बड़ी बचकाना सी बात लगती है, लेकिन लग यही रहा है कि ये कहते हैं जी हमने कल से ऑफिस आने, हम प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर आज़म कहते हैं आप डिस्क्वालीफाई हैं, देन व्हाट?
आइन हमारा को मुअत्तल तो नहीं हो गया, तो मार्शल्लाह तो नहीं लग गया, खुदा न खास्ता मार्शल्लाह लग जाए। आइन के मुताबिक जिस वक्त उन्होंने उनको डिस्क्वालीफाई करना है, 1 घंटे के नोटिस पे इलेक्शन कमीशन ने उनको एज मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली डी नोटिफाई कर देना है। जब वो मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली नहीं रहेंगे तो प्राइम मिनिस्टर काहे को, और जिसने स्कैंडलाइज किया है सुप्रीम कोर्ट को, उन सबके खिलाफ एक्शन होगा। मैं तो कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को फौरी तौर पर अब एक्शन लेना चाहिए, और ये हफ्ता बहुत अहम है, इसलिए कि अगर ये नहीं लेंगे एक्शन तो इसका मतलब है कि तो फिर तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कौन ट्रस्ट करेगा। और मैं उस्मानी साहब की बड़े माजूद के साथ उनसे इख्तलाफ नहीं करता, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कोई ओवरस्टेप नहीं किया। जब एक आइन के ताबे 90 डेज में इलेक्शन होने हैं, जब आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आइन की अमलदारी के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। और वहाँ पहली पिटीशन थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की, दूसरी पिटीशन थी उन्होंने सो मोटो का उन्होंने नोटिस दिया, तीसरी पिटीशन थी स्पीकर्स की तरफ से पंजाब और केपीके के, और उसको कंसोलिडेट करके 1 मार्च को फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। लेकिन जो भी एतराज किसी के हों वो इम्प्लीमेंट हो गया, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद जब नया ऑर्डर पास किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जिसको अख्तियार ही नहीं था, 8 अक्टूबर की डेट डाल दी। अब सिंपल बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 क्वेश्चन फार्मुलेट किए थे कि बताएं कि जी आप इलेक्शन कमीशन को अख्तियार है, सब ने एडमिट किया कि इलेक्शन कमीशन को कोई अख्तियार नहीं है डेट देने का। दूसरा उन्होंने पूछा कि बताएं कि जी 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए, सब ने आकर कहा जी 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए, और 90 डेज से अब आज हम 120 दिन गुजार चुके हैं, गुजर गए। हाँ जी मतलब 90 डेज तो दूर की बात है, उसके ऊपर भी 1 महीना गुजर गया है, और अब अगर इलेक्शन होता है तब भी 1 महीना और गुजर जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो देखें, आइन कहता है कि उमूर ममलकत चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स अंजाम देंगे। आज आपको सुप्रीम कोर्ट अगर लोगों के जो कि एक सूबा 12 करोड़ की आबादी पे मुश्तमिल है, केपीके है, अगर उनके लोगों के अनरिप्रेजेंटेड हैं, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा सुप्रीम कोर्ट के अलावा। ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, अब जो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जो रास्ते में रुकावट बनेगा, हाँ जो इनकी ख्वाहिश है कि जी सियासी शहीद बन जाएंगे, मुमकिन ही नहीं है कि सियासी शहादत उनको मिले, ठीक है वो उनको सियासी शहादत कहें या कुछ कहें, आइन हर हाल में इम्प्लीमेंट होना है, आइन की अमलदारी के लिए हर किसी ने खड़े होना है, और जो इसमें रुकावट बनेगा तारीख उनको याद रख रही है। आज कौन नजरिया जरूरत के साथ खड़ा होता है, कौन आइन के साथ खड़ा हुआ है। अगर सिविलियन भी आइन को मुअत्तल करेंगे, उनके खिलाफ आज नहीं तो साल बाद, साल नहीं तो 10 साल बाद इनके खिलाफ उसी तरह गद्दारी का मुकदमा होगा जिस तरह मुशर्रफ के खिलाफ हुआ है। बिल्कुल ये जरूरी नहीं है कि अगर कुछ सिविलियन आइन को मुअत्तल करे तो उसको कुछ भी ना कहे। सियासी शहादत की जहां तक ताल्लुक है, इन्होंने जिस तरह आवाम को जलील रुस्वा कर दिया है माशी तौर पर, और जिस तरह बेरोजगारी हो गई है, और आज जो रिजर्व आपके खत्म हो गए हैं, कारखाने आपके बंद हो गए, ब्रेन ड्रेन तो है ही है, आपके 10 लाख लोग 1 साल में मुल्क छोड़ के चले गए हैं, आपकी जो वेल्थ ड्रेन है वो उससे ज्यादा हो रही है। लोग पैसा सरमाया कोड़ियों के भाव अपनी प्रॉपर्टीज चीजें बेच बाच के मुल्क से बाहर जा रहे हैं वहां कारखाने लगाने के लिए। तो आपके मुल्क में रहा क्या है, और आज भी अगर हमारी एस्टेब्लिशमेंट अपने एक जनरल को बचाने के लिए अगर पीछे पड़ी हुई है और मुल्क उनके लिए कोई इशू नहीं रहा, और आज आपके दोस्त ममालिक आकर कह रहे हैं कि जी आपस में बैठ के मुज़ाकरात करें और हल करें इस इशू को। आज भी पूरे पाकिस्तान के में मुख्तदर तबकों का सिर्फ एक ही इशू है कि किस तरह इमरान खान को तोड़ा जाए, किस तरह इमरान खान को एलिमिनेट किया जाए और पीछे हटाया जाए। तो ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, लेकिन इनको तारीख उसी तरह याद रखेगी जिस तरह याया खान को याद रखती है, जिस तरह माजी में मुशर्रफ को याद रखा गया, ज़ियाउल हक को याद रखा गया, ये लोग भी उन्हीं अल्फाज से याद रखें। बिल्कुल ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। हिलाली साहब सर लास्ट क्वेश्चन ये फरमाइएगा, अभी थोड़ी देर पहले जब आपने गुफ्तगू का आगाज़ किया आपने अवाम का जिक्र किया, मैं चाहता हूँ ज़रा थोड़ा सा आप बता सकें हमारे नाजरीन को। मैं तो क्योंकि रोड शो भी करता हूँ, लोगों के पास जाके उनका ओपिनियन भी लेता हूँ, तो मुझे तो बाज़ दफ़ा उनकी हालत देख के ख़ुद यहाँ तो डर लगने लग जाता है कि जी अवाम जिस हद तक सीख पा हैं, कोई ऐसा इकदाम ना उठा लें कि मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा अनरेस्ट फैल जाए। सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी तक तो अवाम ये बर्दाश्त कर रही है जो कुछ हो रहा है, इस स्टेज पे हमारी कौम कब आएगी या नहीं आएगी, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए कि दे टेक थिंग्स इन देयर ओन हैंड विच इवेंचुअली दे शुड नॉट, बट जिस जानिब चीज़ें बढ़ रही हैं या दुनिया के मालिक में चीज़ें गई, ज़रा उसके हवाले से तारीख आया है, क्या लगता है आपको? पब्लिक सेंटिमेंट की मैं बात जानना चाहता हूँ। देखिए, अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि हमारी आवाम, जो पूरा आवाम जो है, आप बताएं मुझे, हमारे पास मिसाल के तौर पे 2 करोड़ बच्चे हैं, जो 1 करोड़ तो जाते ही नहीं है स्कूल्स, वो अच्छा, और जो सेकेंडरी स्कूल्स, ये प्राइमरी स्कूल्स की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी स्कूल्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, उधर इंडिया में 1 आउट ऑफ 3
1 out of 3 और बांग्लादेश में 1 out of 4। हमारे वहाँ 1 out of 8 सेकेंडरी स्कूल से ऊपर जाते हैं। आप जानते हैं कि देयर इज एब्सोल्युटली द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन भी आप जानते हैं। जी जी। तो गिवन ऑल दीज थिंग्स क्यों हम समझते हैं कि वो इतने क्या कहेंगे, दे शुड बी सो जेलस ऑफ देयर राइट्स, देयर फंडामेंटल राइट्स और देयर राइट टू प्रोटेस्ट, और कब करना कैसे करना। नहीं, मेरे ख्याल में जब भूख होता है, भूख नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है, लाते हैं, वायलेंस उनके पास पहुंच जाता है, तो वो वायलेंस को वायलेंस के साथ यूज करते हैं। मैं नहीं समझता कि आप ये कह सकते हैं कि द अवाम विल टेक द लीड टेकन बाय द लीडर्स। और ये जो आप लीडर हैं वो आप देख रहे हैं उनको, एक बुरा लॉट तो पार्लियामेंट को, जुडिशरी को रिडिक्यूल कर रहा है, गालियां दे रहा है, और जुडिशरी सुन रही है। ये अवाम को क्या पता है। मैं टीवी प्रोग्राम से आया था, मैंने उनको कहा था खुदा के लिए ये प्रोविजंस और आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप एक मैस ऑडियंस को दिखा रहे हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड द वेरी वर्ड ऑफ इट। एग्जैक्टली, क्या कह रहे हैं आप? वेरी वेल सेड। पढ़ नहीं सकते जो आप कोट कर रहे हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज। कह रहे हैं आप, आई एग्री। So what the bloody hell are we discussing? Forget it. ये तो सब एक पर्टिकुलर क्लास के लिए है जो टाइम उस पर गुजारे। Don't forget about the poor people. Serve the people. Don't expect them to lead you. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया जी जफ़र हिलाली ने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। शुएब शाहीन साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, हालात हाज़रा से आपको यूँ ही आगाह रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।